नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के पीईटी एग्ज़ाम में 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की पर बात करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर तो विशेष विषय के विशेषज्ञों द्वारा ये आंसर की जारी कर दी गई है, तो आप लोग भी तुरंत से अपना पेपर मिला लीजिए कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि ये आंसर की आपको कैसी लगी। एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की पीईटी एग्जाम के लिए सारे लेटेस्ट न्यूज और आपको शानदार तरीके से स्टडी मटेरियल मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न पुस्तिका श्रेणी ए की बात करने वाले हैं। सभी लोग अपना आपके उत्तर मिलाते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। ना सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा बल्कि समझाता हुआ चलूंगा, जिससे आपके मन के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग कम टू इंडियन, मतलब कि ये भाई भारत में आए थे आपके किस क्रम में। तो बात तो समझिएगा, पहले तो फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, तो आपका सेकंड होगा। फिर हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया, तो फिर आपके तीसरा नंबर होगा। और फिर जहांगीर के समय में टॉमस रो आया था, तो फिर पहला नंबर होगा। तो 2 3 1 कहाँ पर है, आइए देखते हैं ऑप्शन 2 3 1। तो बिल्कुल सही 2 3 1 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सिराजुद्दौला की बात करते हैं। इसकी सिराजुद्दौला की वाज डिफीटेड, पराजित हो जाता है आपके किस युद्ध में, अंग्रेजों के साथ। तो प्लासी की बात करते हैं। 1757 ईस्वी में आपके युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला आपके रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों से पराजित हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर तो आपके मीर जाफर गद्दारी करता है, इसी वजह से यह युद्ध हारता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन हड़प नीति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेस की। तो इसके कट्टर समर्थक थे, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी इसका कट्टर समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारे द्वारा कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा दिया गया था कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी की बात करते हैं, कौन थे। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले चिकित्सक थे। क्या थे, धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में नवरत्न रहा करते थे, उसमें ही एक धन्वंतरी भी थे। बहुत ही शानदार सी बात है, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तक की बात करते हैं, किसने लिखा है, ये आपसे पूछा गया था। तो मेगस्थनीज ने लिखा है। वेनसांग ने सीयू की, फाहियान ने फोक्यो की पुस्तक लिखी है। तो मेगस्थनीज बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इसके बाद बात करते हैं साइमन कमीशन की बात करते हैं। किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया, तो 1928 ईस्वी में। 27 में इसका गठन हुआ था और 1928 ईस्वी में ये भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाद में इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसी पर चर्चा करने हेतु गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन, 1930 में, 1931 में और 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शानदार तरीके से देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो बिल्कुल सही भाई की बात करते हैं, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, जिसकी जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी अध्यक्षता की थी, उसी में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और 1906 में पहली बार स्वराज शब्द आया था। तो स्वराज और पूर्ण स्वराज में अंतर था, पूर्ण स्वराज से पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन था, निम्न में से मिलान करें। तो मिलान आपको करना था। सभी को ये तो पता होगा कि गदर पार्टी से लाला हरदयाल थे, आपके अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की बात करते हैं तो एनी बेसेंट थी। ये दोनों क्वेश्चन सभी को पता था और इतने से ही आपका आंसर बन जाता। लेकिन जानने के लिए जान लीजिए कि इंडियन नेशनल आर्मी से आपके थे सुभाष चंद्र बोस, और मित्र मेला की बात करते हैं इससे थे बीडी सावरकर। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला दूसरे में, दूसरा पहले में, तीसरा तीसरे में ही और चौथा आपके चौथे में ही हुए। तो इस हिसाब से 2 1 3 4 किसमें है, आइए ऑप्शन देखते हैं। 2, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, 2 1 3 4 यही तो हम बता रहे थे, बिल्कुल सही 2 1 3 4 बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका बन जाएगा, 2 1 3 4। तो अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके इंडियन सरकार सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला आपके बीडी सावरकर, और होम रूल लीग की बात करते हैं तो एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट बात है, एनी बेसेंट और आपके इसके अलावा लाला लाजपत राय, दोनों लोगों ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने उसी समय इसका एनालिसिस कराया था, लेकिन आपको चित्तरंजन दास बताया था। तो दोनों में अंतर है भाई। चित्तरंजन दास की बात करते हैं तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन का ही विरोध किया था, लेकिन क्वेश्चन को डीपली सुनेंगे तो पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। मतलब खिलाफत आंदोलन का विरोध नहीं किया, इसमें जो महात्मा गांधी जुड़ गए उसका विरोध किया किसने,
तो सही उत्तर हो जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। इंपॉर्टेंट बात है, खिलाफत आंदोलन का नहीं, खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी के जुड़ने का विरोध किसने किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसलिए चितरंजन दास सही उत्तर नहीं होगा। दोनों क्वेश्चनों में अंतर था और ये एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था और काफ़ी आसान था कि इनमें से कौन सी क्रांतिकारी संगठन की बात करते हैं काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 9 अगस्त 1985 ईस्वी को काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन की डकैती हुई थी और आपके कौन सा संगठन शामिल था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आए थे। अगर आपने थोड़ा भी अच्छी तरीके से मन लगाकर पढ़ा होगा तो 10 में 10 या फिर 9 तो आप लोगों ने सही कर ही दिए होंगे। तो शानदार सा प्रश्न था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, किसकी बात करते हैं, नागार्जुन सागर डैम की बात करते हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। शानदार सा उत्तर है, शानदार सा आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी, तो बिल्कुल भाई शेरपा तेंजिंग ने 1953 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड की श्रेणी में जाता है क्योंकि आपसे आपसे सन पूछ लिया गया था, तो 1953 ईस्वी सही उत्तर होगा। उसके बाद दोस्तों 2 क्वेश्चन आए हैं जिस पर अभी मुझे पूरी श्योरिटी नहीं है, अभी मैं इस पर आपके हमारे विषय विशेषज्ञ इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक ये क्वेश्चन कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इस पे, और एक क्वेश्चन की भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ में है, इसमें लौह अयस्क का स्रोत पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, बहुत जल्द इसके बारे में आपकी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको पता हो तो आप लोग बता दीजिएगा। तो अभी जितने क्वेश्चन के आंसर मिल पा रहे हैं आप लोग देख लीजिए, बाद में इसके लिए एक विस्तृत वीडियो बनाया जाएगा आपके पूरे 100 क्वेश्चन का। तो अभी जितना मिल पा रहा है उसको देख लीजिए। हमारे विषय विशेषज्ञ लगे हुए हैं इसकी पूरी सटीक आंसर की जारी करने में। इसके पहले आप लोग इसको देख लीजिए, दिए गए दर्रों को उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, सही देखिएगा, सही नहीं है। तो जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। बारालाचा दर्रा और सिपिकला दर्रा ये तो हिमाचल प्रदेश में है लेकिन उत्तर प्रदेश दिया है, तो ये तो नहीं है भाई। थागला दर्रा, नीति दर्रा और लिपलिक दर्रा हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल नहीं, ये तो उत्तराखंड में है। ये तो आपके नीति वगैरह दर्रा, लिपलिक दर्रा ये तो आपके उत्तराखंड में है, तो ये भी नहीं है। नाथुला और जलिपरा दर्रा सिक्किम में, ये सही है। तो कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा आपके सही नहीं है क्योंकि बारालाचा और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नीति दर्रा, लिपलिक दर्रा ये सब आपके उत्तराखंड में है। तो दूसरा और तीसरा सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, बी आंसर होगा, दूसरा और तीसरा आपके सही नहीं है। तो दर्रे से क्वेश्चन मैंने आपको अपनी सीरीज में पढ़ाया था और सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में आपके वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है बी आंसर इसका सही होगा, लेकिन अभी मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाद में इस पर हम विचार करेंगे। अभी हम लोग इसके आंसर को निकालने में लगे हुए हैं। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, तो बिल्कुल भाई केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी दिवस आपकी 29 जून को मनाया जाता है पीसी महालनोबिस की जयंती पर। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का संस्थापक कौन था, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय आपके संस्थापक था आपके पीसी महालनोबिस, और यही संस्था आपकी राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। आप इसको CSO कहते हैं, शॉर्टकट में CSO कहते हैं। देखिए आप इंग्लिश में ऑप्शन देंगे समझ में आ जाएगा। तो सेंट्रल, देखिए सी यहाँ से यस और यहाँ से हो, तो इसीलिए इसको CSO क्या करती है, आपकी आय का आकलन करती है। मैंने विस्तार से इस क्वेश्चन को पढ़ाया था। इसके बाद पूछा गया था कि सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, इसका दूसरा नाम, तो ये तृतीयक सेक्टर में आता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक आपके कौन हैं, तो बिल्कुल डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आई थी। M.A. स्वामीनाथन भारतीय आपके जो हरित क्रांति उसके जनक हैं, और नॉर्मन बोरलॉग आपकी कौन है, एडबर्ग दिया है, नॉर्मन बोरलॉग आपके हरित क्रांति जनक थे। तो इस हिसाब से आपकी बात करते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आयोग बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है भाई, 5 बजे आपका पेपर समाप्त होता है और 8 बजे ही आपका ये पेपर हमारे पास आ गया था। तो जान लीजिए कि आयोग कितनी तेजी में लगा हुआ है। तो आप लोग जानते रहिए, बहुत जल्द इसकी आंसर की वगैरह सब कुछ जारी कर दी जाएगी। देखिएगा, भारत में आर्थिक सुधार बात करते हैं, 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको सभी को पता है कि 1991 ईस्वी में आपके किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा आपके आर्थिक सुधार किया गया था, लेकिन ये वित्त मंत्री थे ना कि प्रधानमंत्री। तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये तो सन 2004 ईस्वी में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अच्छा, अगर आपको ना पता होता, वैसे तो सभी को पता होता है कि PV नरसिम्हा राव सही है, लेकिन मानता हूँ कि आपको नहीं पता है, तो देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, होगा नहीं क्योंकि ये 2004 के पहले थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 के बाद थे, तो 1991 अगर बच जाता है तो PC मान लो आपके PV नरसिम्हा राव तो अपने आप ही हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन आसान था तो आप लोग वैसे ही इसका उत्तर दे दिए होंगे कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इन इंडिया, तो PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट है कि भारत के संविधान में
आपके राज्य सूची में कौन सा शामिल है? तो पुलिस तो भाई राज्य सूची में है, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है भाई। आपके पुलिस तो है, जेल भी है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि दंड प्रक्रिया संहिता भी राज्य में है। कानून और राज्य व्यवस्था ये शायद राज्य में नहीं होगी, ये शायद आपके आपके संघ सूची में होगी। अगर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पर आपकी क्या राय बनती है? इस क्वेश्चन पर अभी हमारे विषय विशेषज्ञ की चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका सही उत्तर आपके बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो सभी को पता है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है आपके भारत में संघीय संरचना होती है। भारत में आपके संघीय संरचना होती है, अर्धसंघीय नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर कि ये भारत की आपके विशेषता नहीं है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण और लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये सब हमारे यहाँ की आपके विशेषता है संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, आइए आपको दिखाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके ये क्या देता है? तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं, डीपीएसपी की बात करते हैं, तो ये आर्थिक न्याय प्रदान करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था। इसके बाद यहाँ पर तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन की बात करते हैं, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं, निर्देशित करता है? तो कई बार हमारे द्वारा पढ़ाया गया है कि अनुच्छेद 40 आपके ग्राम पंचायतों का गठन करता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके, तो आपको इंग्लिश में पढ़िए, आगे बढ़ते हैं वरना समय चला जाएगा। देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो बिल्कुल बलवंत राय मेहता समिति ने, आपके बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करते हैं। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कही थी कि एक ग्राम स्तर पर, एक आपके ब्लॉक स्तर पर और एक इन्होंने जिला आधार पर कहा था। तो ये आपके त्रिस्तरीय बात किन्होंने कही थी? बलवंत राय मेहता समिति ने कही थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, काफ़ी आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? देखिए भाई, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट बन रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ बता रहे हैं कि स्विच चालू होने पर, कुछ स्विच बंद होने पर बता रहे हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, इस क्वेश्चन पर हमें थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी अभी हम छोड़ रहे हैं और बहुत जल्द इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आ जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, कुछ डाउट वाले क्वेश्चन हैं, अगर आपको उनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रतिरोध के एसआई आपके यूनिट पूछी गई थी, तो बिल्कुल ओम होगा। क्या होगा? आपके ओम की बात करते हैं तो ये आपके प्रतिरोध की एसआई यूनिट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपके किसके कारण? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। सीधा क्वेश्चन। एस्ट्रिक अम्ल तो आपके सिरका की बात करते हैं तो इसके एस्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। और फार्मिक अम्ल आपके कहाँ पर होता है? चींटी और आपके बिच्छू के डंक में होता है। तो साइट्रिक अम्ल सही उत्तर हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल आपकी इमली में। इसके बाद उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्कटजनक रसायन से होता है, कर्कटजनक रसायन से होता है। शायद यहाँ पर तो यहाँ पर आंसर होगा कैंसर होगा। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? तो कैंसर होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। आपकी थोड़ा कठिन क्वेश्चन था ये। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहती हैं? तो त्वचा की ऊपरी सतह को आपके क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। बी आंसर होगा अधिचर्म या फिर एपिडर्मिस। ये क्वेश्चन काफी आसान था। 9 में ये क्वेश्चन दिया गया है। 9 की बुक उठाएंगे एनसीईआरटी की, तो वहाँ पर ये पुस्तक में ये क्वेश्चन दिया गया है कि त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके ये क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे गए हैं? ये क्वेश्चन आपसे आपकी गणित वाले आ गए हैं। देखिएगा भाई, ये गणित का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन गणित के आए हैं। यहाँ पर आपको ये वैल्यू दी गई है और यहाँ पर आपको यक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये दिया गया है, आप इसको देखिए, इसमें आपको क्या करना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगर आपको नहीं भी गणित आती तब भी आप कर पाएंगे। 169 में यहाँ पर गुणा करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा? अगर इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 169 प्लस 27/169, ये रहेगा आपके रूट में। सही है, इतनी बात तो समझ में आई ना? इतनी बात तो समझ में आई, ये रूट में रहेगा। ये आपको भिन्न के हिसाब से निकालेंगे तो। अब यहाँ पर उसको बात करते हैं शानदार तरीके से भाई, समझिएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो 169 और 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 196/169 और ये रहेगा रूट में। इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 196 14 का होता है रूट और 169 आपके 13 का, तो 14/13 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको गुणा करेंगे भाई उसी हिसाब से जैसे मैंने इसको किया है, तो 13 + x/13 हो गया। 13 + x/13 और यहाँ पर 14/13। यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर कराने वाले हैं भाई। 14/13 की बात करते हैं, सीधा बात यहीं पर लिखिएगा कि 14/13 बराबर है आपके 13 + x/13। तो ये यहाँ पर है तो 13 से 13 यहाँ पर कट गया, 14 बराबर 13 + x आ गया। तो x यहीं पर रह जाने दीजिए और 13 को इस तरफ लाइए, तो 14 में से 13 घटेगा तो आ जाएगा 1। x बराबर क्या आ गया? x बराबर 1 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? हमने सीधा भिन्न से इसको निकाल दिया, 196 आपके 169 मतलब 14/13 और यहाँ पर उसी हिसाब से निकाल दिया 13 + x/13 और काट पीट कर हमने एक आंसर निकाल दिया। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
काफ़ी आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग आपके बट्टे बदलेंगे तो हो जाएगा 37 दूना 74 75, तो 75/2 भागे करना है 1/8, भागे करना है 1/8। इसको भागे करेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे तो ये गुणे में आ जाएगा, और गुणे में इसकी आपके 1/8 को 8/1 हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, और 75 चौका कितना हो जाएगा, तो 70 चौका 280, 5 चौक 20 मतलब 300। तो ये आंसर सही है आपका 300, जिन्होंने भी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन आपसे आया है कि यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आया है, देखिएगा 361 की बात करते हैं और एक आप 1024 की। यहाँ पर देखिए 10 से गुणा ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे, 10 से गुणा 10 से गुणा 10 से भाग, तो कोई दिक्कत कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 361/1024, 361 भाई किसका है फार्मूला, तो आपके 19 का भाई वर्गमूल है। अब ठीक है, ये वर्गमूल में है तो ये 19 का वर्गमूल है, और 1024 32 का, तो 19/32 आपके सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। संख्या पद्धति से इतने सिंपल क्वेश्चन पूछिए मत, कितने सिंपल क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% की वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि की प्रतिशत बताइए। तो भाई 4% बढ़ता है और आधा % घट जाता है, तो 3 वर्षों में कितनी वृद्धि होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग इजीली कर लेंगे। देखिए प्रश्न कैसा होगा भाई, 4 वर्ष में क्या आपके एक शहर की जनसंख्या आपके 4% की वार्षिक वृद्धि के साथ आपके कितने 3 वर्ष की, तो आपके 4 3 12% बढ़ जाएगी, और आपके आधा % घट रही है, मतलब 3 वर्षों में आपके 1.5% घट जाएगी, 1.5% घट जाएगी, तो आपके 12.5 में 1.5 घटा देंगे तो आ जाएगा 10.5, तो 10.5% की वृद्धि हुई है। बात समझ में आने कि 4% के साथ बढ़ रही है 3 सालों में तो 12% बढ़ गई, और 1.5% घट रही है तो 3 सालों में 1.5 मतलब आपके आपके 1.5 की बात करते हैं, 1.5 नहीं, ये आधा आधा है, आधा आधा घट रही है, तो आधा आधा 3 बार में गुणा करेंगे तो आपके 1.5 हो जाएगा, तो 12.5 में 1.5 घटाएंगे तो 10.5 आएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल सी आंसर होगा 10.5। देखिए एक एक सेकंड के गणित के जो प्रश्न है उसको भी आप 1 से 2 सेकंड में कर लेंगे। ऐसा आसान पेपर कभी आया है, बिल्कुल लल्लू पेपर है, गर्दा कर दिए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को देख लीजिए भाई, इस क्वेश्चन को 13 परिणामों का औसत 68 है, मतलब 13 का कितना है 68 है, तो 13 गुणे 68 करेंगे कितना है भाई 13 गुणे हाँ मतलब 13 का आपके मल्टीपल करेंगे 68 में तो 84 आएगा, कितना 884 आएगा। ठीक है, अगर इसके बाद पहली 7 का औसत 63 है, पहली 7 का औसत आपके 63 है, तो 63 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, कितना आएगा 441 आएगा, कितना आएगा 441 आएगा। इसके बाद आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 70 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा भाई 490 आएगा। 490 को दोस्तों इसमें जोड़ना है, कितने में आपके 490 को 441 में जोड़ना है, तो आ जाएगा कितना आपके आ जाएगा भाई 931, और इसको इसमें से घटा देना है, तो 931 को 884 में घटाओगे तो 16 इस तरफ और 31 इस तरफ 47 हो गया, तो ए आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पर 16 बढ़ रहा है और यहाँ पर 31, और 16 31 कितना 47, तो ए आंसर सही है। काफ़ी आसान प्रश्न था, 13 परिणामों का दिया हुआ है तो 7 इस तरफ 7 इस तरफ 14 हो गया, 14 परिणाम दे रहा है तो 14 में से आपके 13 घटा देंगे तो आपके बीच वाला अपने आप आ जाएगा, तो 47 सही उत्तर है। 5 क्वेश्चन गणित का था और पाँचों के 5 आप लोगों ने सही किए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपने गलत कर दिया मतलब आप लोगों ने बहुत बड़ी हानि कर दी है। इसके बाद क्वेश्चन आया कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, तो तीक्ष्ण का विलोम आपके कुंठित है, क्या है कुंठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि गजवदन का पर्याय क्या है, तो गजवदन का पर्याय आपके क्या है भाई, पर्यायवाची क्या है, तो गणपति है। गजवदन मतलब हाथी का शरीर, गणपति होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कांटों से भरा हुआ क्या कहते हैं, कंटक कहते हैं कि कंटका किरण, फटाफट से बताइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कांटों से भरा हुआ, तो भाई क्या बताया कंटक नहीं होगा, तो कंटक मतलब सिर्फ और सिर्फ कांटा होता है, कंटक मतलब सिर्फ और सिर्फ कांटा होता है, और कांटों से भरा हुआ पूछ रहा है तो आपकी कंटका किरण होगा। ठीक है, डी आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोगों ने वैसे बहुत सारे लोग इसमें गलती कर गए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे करते क्या है भाई, दुग्ध इंस्पेक्टर होना बिल्कुल नहीं, मिलजुल कर रहना बिल्कुल नहीं, पक्षपात निर्णय करना बिल्कुल नहीं, उचित निर्णय करना होता है दूध का दूध पानी का पानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध वर्तनी, बिल्कुल सही भाई, कि बहिष्कार आपके सी आंसर होगा, बहिष्कार इस हिसाब से लिखा जाता है। तो हिंदी के भी आपके काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, आप इनको पाँचों के पाँचों आप लोगों ने कर दिए होंगे, काफ़ी सिंपल प्रश्न आए थे भाई। इसके बाद आपके इंग्लिश का क्वेश्चन आया था, इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा मेरी वीक है, इंग्लिश तो मुझे भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है, फिर भी आपके लिए थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा पैसेज आ गया इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए आसान बन गया इंग्लिश में, वरना आप लोग इंग्लिश को छू नहीं पाते मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन आया था कि द आथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, किसकी वजह से बिकॉज भाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर हमारे विषय विशेषज्ञों ने क्या बताया है, हमारे विषय विशेषज्ञों ने यहाँ पर क्या उत्तर बताया है, आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, मुझे मैं देखता हूँ। यहाँ पर तो भाई विशेषज्ञों ने बताया है कि द आथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज भाई द विंडो हैज लॉक्ड लाइक ए प्लेट, तो इसका आंसर भाई सी आंसर होगा।
तो मैं आपसे ही कहना चाहूँगा कि अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर सी आंसर होगा, द विंडो हैज लुक्ड लाइक ए प्लेट। तो आप लोग बताइएगा आपने सही किया है कि नहीं। आपने इंग्लिश में कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द आथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, किसकी वजह से? बिकॉज यहाँ पर क्या दिया गया भाई? ही हर्ड ए फेंट साउंड, ही सा समवन कमिंग टूवर्ड हिम, उसकी तरफ आते हुए किसी को देखा। आथर पूछ रहा है कि जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मतलब बेड से उन्होंने जंप क्यों किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर होगा ही वाज पुश्ड बाय समवन, किसी के द्वारा उसे धकेला गया। ही वाज पुश्ड बाय समवन। तो ये आपको पैसेज में दिया है, आप पढ़ेंगे पैसेज को अच्छी तरीके से आंसर दे पाएंगे। और ये क्वेश्चन दिया गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर द फर्स्ट, आपके यहाँ पर क्या किया गया था? पहली बार क्या कहा गया है? तो आपके ऑथर डू फर्स्ट, ऑथर ने पहले क्या किया सबसे पहले? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्लाइंबिंग इनटू बेड। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही उत्तर दे पाएंगे कि ऑथर डू फर्स्ट, ऑथर ने सबसे पहले क्या किया? तो क्लाइंबिंग इनटू बेड। देखिए यहाँ पर आपको पैसेज देखिए पर दिया गया है, पैसेज देखिए, आई क्लाइंब्ड इनटू बेड। तो क्या आपको भाई आपके सबसे पहले आपके बेड में आपके क्या होता है? आपके बेड पे चढ़ता है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लाइंबिंग इनटू बेड। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पैसेज के हिसाब से 3 क्वेश्चन हो गए, इसलिए आपने 3 तो कम से कम कर ही लिया होगा। ये दोनों आप लोग शायद कर पाएंगे कि नहीं, मैं ये आपके सो नहीं हूँ कि आप लोग कर पाएंगे होंगे कि नहीं। एक क्वेश्चन पूछता था कि आपके सिनोनिम्स बताइए प्राइड का। तो भाई डिग्निटी होता है प्राइड का, सिमिलिटी, आपके सिनोनिम्स काफ़ी आसान था। और आपसे पूछा गया था कि आप गिव इन एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन। तो कीन का एंटोनिम्स क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका होगा हम्बल। तो इस हिसाब से ये 5 क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको प्रदान कर दिए। अपने इंग्लिश विषय के विशेषज्ञ हमारे द्वारा जिन्होंने बताया था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका आंसर के आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अब यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। भाई कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू, या फिर ऑप्शन में होता या फिर मलेरिया। तो मलेरिया है ऑप्शन में, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही है। मच्छर के काटने से मृत्यु हो जाती है नहीं नहीं, मलेरिया होगा। आगे बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए बिल्कुल इंग्लिश में वही बात दी गई थी। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को आसान इसलिए बना दिया क्योंकि नन की ब्रैकेट में उन्होंने धर्म संधिनी दे दिया। मुनि आप लोग जानते हैं, पादरी जानते हैं, जो ईसाई धर्म के होते हैं भाई, ईसाई धर्म के जो हेड होते हैं उन्हें पादरी कहते हैं। मुनि नन धर्म से, तो ये तीनों धर्म से समझ, सूरवीर धर्म से संबंधित नहीं है। तो बी आंसर बिल्कुल सही आपका बन जाएगा। आगे बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस निश्चित कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में भाई इसको आपके ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? ये भाई काफ़ी आसान नहीं था। ये जो आपसे पूछा गया था एंट्रन, आपके क्या पूछा गया था आपके कोडिंग कोडिंग, वो थोड़े से लेवल का पूछ लिया था। फिर भी आप इसको कर पाएँ तो कर पाए होंगे कि इसका दोस्तों जो पहला है वो इसका चौथा है, इसका दूसरा इसका तीसरा, इसका तीसरा उसका दूसरा, और उसका चौथा इसका पहला। कहने का मतलब कि 4 3 2 1 ये श्रेणी बनाई गई है। 4 3 2 1 ये श्रेणी बनाई गई है, और इतने से ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसका पहला, इसका चौथा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, मतलब 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ये श्रेणी है। आइए यहाँ पर आपको ऑप्शन के हिसाब से कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर इसकी श्रेणी को देखते हैं, फिर एडवांटेज की, तो इसकी भी श्रेणी भी बनाते हैं। तो ये आपकी क्या होगा दोस्तों के चौथा पहले में आएगा, चौथा पहले में, चौथा भाई पहले में मतलब ए सबसे पहले होगा। फिर आपके तीसरा की बात करते हैं तो ये आपके दूसरे में वी होगा, तीसरा दूसरे में, तो फिर डी होगा, क्या होगा आपके डी होगा, और फिर आपके पहला आपके चौथे में था तो ए होगा। तो ए वी डी, ये देखते हैं किस ऑप्शन की शुरुआत ए वी डी ए से होती है। ए वी डी ए, तो सही उत्तर हो जाएगा भाई ए वी डी ए। तो कई सारे आंसर हैं, 2 आंसर हैं ए वी डी ए, ये भी है और ये भी है। मतलब आपको और भी करना पड़ेगा, मतलब आपको और भी करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको फंसा दिया इसमें। तो ये 4 तो हमारे हो गए, ये 4 तुम्हारे हो गए। अब देखिए भाई यू और टी में देखिए इस तरफ ऐसे ऐसे है, मतलब पहले यू है तो इसमें आपके, इसमें भाई इसमें पहले यू है तो इसमें पहले टी है, और उसमें बाद में टी है तो उसमें पहले टी है, मतलब कि इस तरफ इस तरीके से। आइए इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था, यहाँ तक तो हमने कर लिया था कि ए वी डी होगा, ठीक उसका उल्टा होगा। अब पहले भाई पहले टी होगा फिर एन होगा। तो अब देखते हैं कि उसके बाद टी एन कौन है, किसमें टी एन है। तो ये देखिए भाई, अब यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में उसके बाद टी एन है, ए वी डी ए, उसके बाद टी एन है, इसमें टी के बाद ए हो गया, मतलब सी नहीं होगा, बी आंसर ही आपका सही उत्तर होगा। तो बी आंसर आपका उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी लेवल का था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद कोडिंग का एक क्वेश्चन था, मैंने तो अपनी मम्मी के ऊपर सेट करके इस क्वेश्चन को कर लिया। आप लोग भी अपने निकट संबंधी के ऊपर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ भाई। एक आदमी है भाई, आदमी ने क्या कहा भाई, ध्यान से देखिएगा। आदमी ने कहा, किसने कहा आपके, आदमी ने कहा अपने एक महिला से कहा, महिला से कहा, देखिएगा कि तुम्हारी माँ, मतलब भाई इसकी जो सुनिए का फिर दिखाता हूँ कि एक आदमी ने क्या कहा भाई, एक आदमी ने भाई एक महिला से कहा, क्या कहा कि तुम्हारी माँ, मतलब इसकी जो माँ होंगी भाई, इसकी जो माँ होंगी, उनके जो पति होंगे, उनके जो पति हैं, उनकी जो बहन है, उनकी भाई जो नीचे आते हैं, उनकी जो आपके क्या है, आपके उनकी जो बहन है, क्या है, बहन है, मेरी बुआ है, मेरी बुआ है।
तो भाई आपके अपने डैडी होते हैं, जो पिता होते हैं, उनकी बहन क्या लगती है? उनकी बहन तो बुआ ही लगती है ना। आपके जो पिता होंगे उनकी बहन आपको क्या लगती है? बहन ही आपके जो पिता हैं उनकी बहन आपकी बुआ लगती है ना, और इनकी भी बुआ लग रही हैं, मतलब ये एक दूसरे के भाई बहन हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इस महिला की ये बुआ लग रही है और इसकी भी ये बुआ लग रही है, मतलब दोनों की बुआ कौन लगेगी? अगर ये भाई बहन रहेंगे तो ऑप्शन देखिए, पुत्री बिल्कुल नहीं, पोती बिल्कुल नहीं, माँ बिल्कुल नहीं, बहन होगा डी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से हमने रीजनिंग के क्वेश्चन भी कर लिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन रीजनिंग का ये आया था लास्ट वाला कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 क्या होगा? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। डेट भाई है तो भाई 2006 में एक दिन बढ़ जाएगा और 2006 में एक दिन बढ़ जाएगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, तो ये आंसर सही होगा, रविवार यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो 50 क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर आपको करा दिया। अब कुछ करंट के प्रश्न हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन तो मान लीजिए कर लिया। कुछ करंट के प्रश्न है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो भाई राजस्थान की बात करते हैं तो उन्होंने अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को, काफ़ी ज़्यादा आपके नियर का करंट अफेयर पूछा है। देखिए भाई आपके अगस्त में पेपर है और 22 जुलाई का आपके करंट अफेयर पूछा गया है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? भाई तो मास्टर कार्ड को। आगे बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग स्टार्ट किया गया? तो भाई बिल्कुल आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योग शुरू किया गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपके काफ़ी हार्ड नहीं पूछे गए हैं। अगर हार्ड पूछता तो आपके लिए हो जाता। कुछ क्वेश्चन हार्ड आए थे लेकिन लगभग क्वेश्चन आपके आसान ही थे। एक क्वेश्चन ये आपसे आया था कि टोक्यो पैरालंपिक की बात करते हैं। हमने कई बार आपको पढ़ाया कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसने भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया? तो मरियप्पन थंगावेलु को आपके यहाँ पर नामांकित किया गया था पैरा ओलंपिक 2021 के लिए। और टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो भाई आपके उद्घाटन समारोह में किसने? तो आपके मनप्रीत सिंह और आपके मैरी कॉम ने, और समापन समारोह में बजरंग पुनिया ने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन पैरा ओलंपिक पूछ ले तो आपको मरियप्पन थंगावेलु बताना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन के हिसाब से भी आपको नहीं बताया कि आपको बजरंग पुनिया या फिर मनप्रीत सिंह वगैरह दे दिए, आप लोग गलत कर दें। मरियप्पन थंगावेलु आपको ऑप्शन काफ़ी हिसाब से आप छाड़ सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? ये क्वेश्चन भाई हमको अभी तक इसका आंसर नहीं मिल पाया है, जल्दी ही इसका आंसर लेकर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा, किसके नाम पर रखा? इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग निकालने में लगे हुए हैं, बहुत जल्द आपके लिए बता देंगे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो है। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो बिल्कुल भाई डीएमके की बात करते हैं। डीएमके और कांग्रेस का आपके डीएमके और कांग्रेस की आपके गठबंधन हुआ था और उसने आपके चुनाव जीता और इसके ही मुख्यमंत्री स्टालिन बने हैं। तो तमिलनाडु को वर्तमान मुख्यमंत्री स्टालिन है और डीएमके की सरकार बनी है। आपके एआईडीएमके की बात करते हैं, ये चुनाव को हार गई है, जयललिता की पार्टी थी, ये चुनाव हार गई है और डीएमके सरकार यहाँ पर बनी हुई है। आगे बात करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करते हैं 2021 में भाई, तो आपकी बिल्कुल सही, आइसलैंड आपके वैश्विक शांति सूचकांक में आपके पहले नंबर पर है। आपके आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिक्वेजिक है, जो विश्व की उत्तरतम राजधानी है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो सशक्तिकरण योजना किसने लागू किया? तो भाई तेलंगाना ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू किया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस निम्न में से किस देश को आपके थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भाई बात करते हैं किसकी, फटाफट से नोट में डाल लीजिएगा कि भूटान की बात करते हैं तो इसे आपके थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भाई रियाद किस देश की राजधानी है? तो बिल्कुल सऊदी अरब की है, क्योंकि बांग्लादेश की तो ढाका है और म्यांमार की तो नायपियाटा है, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। स्टैटिक के जो 10 क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी सिंपल थे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, बात जान लीजिए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है भाई? तो आपके क्षेत्रफल के हिसाब से आपकी गोवा है। और सिक्किम की बात करते हैं तो ये जनसंख्या के हिसाब से, ये आपके जनसंख्या के हिसाब से है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगा लिए होंगे। आगे बात करते हैं। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य आपके यहाँ से क्या होते हैं? आपके बाहर निकलते हैं। वेंकैया नायडू इसके प्रेजेंट टाइम की सभापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस आपके 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो नीदरलैंड में पड़ता है। वियना में दोस्तों आपके ओपेक का मुख्यालय है, ओपेक का मुख्यालय वियना में है। WHO WTO इनका मुख्यालय आपके जिनेवा में है। एम्स्टर्डम में क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट तो यही दोनों हैं, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की बात करते हैं, खजुराहो की बात करते हैं, जिसको चंदेल शासकों ने बनाया था। ये मूर्ति किलाएँ कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। प्रसिद्ध प्रसिद्ध नबका लिबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में से संबंधित है? ये आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो काफ़ी खोजने के बाद इसका आंसर मिला कि प्रसिद्ध बात करते हैं किसकी, नबका लिबारा उत्सव किस राज्य में के संबंध है? तो भाई उड़ीसा में संबंध है नबका लिबारा। दोस्तों आपके वहाँ पर जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क का जो कि सूर्य मंदिर है, वहीं पर आपके नबका लिबारा उत्सव मनाया जाता है। तो उड़ीसा करेक्ट आंसर आपको बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो बिल्कुल भाई आप किसकी बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? तो बिल्कुल भाई मीथेन है, CH4 मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2 है, आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन इसमें हरित गृह गैस नहीं है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो बिल्कुल खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। मैंने आपको सारे पुरस्कार और ये भी पता था कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए वहाँ से क्वेश्चन अभी आ भी चुका है कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाई अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर किसके लिए? तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स के लिए। तो इसके बाद देखिए इसमें कुछ गद्यांश के प्रश्न हैं। ये गद्यांश के प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। आपके 70 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन में गद्यांश के प्रश्न हैं, और आपके गद्यांश के प्रश्न हैं, और आपके DI के प्रश्न हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों का हल भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपके अधिक से अधिक कमेंट आए तो मैं आपके इन दोनों का जो पोर्सन है इसके भी आंसर की बहुत जल्द जारी कर दूंगा। और अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं भी किए उसके बाद भी हमारे विषय विशेषज्ञ लगे हुए हैं, इसके आंसर की मैं जारी कर सकता हूँ। लेकिन ये वीडियो यहीं पर छोड़ते हैं और DI के बारे में बात करते हैं, और गद्यांश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए 4-5 क्वेश्चन, उसका भी सटीक आंसर लेकर आपके बीच में बहुत जल्द उपस्थित हो जाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की हमारी ये एग्जाम की एनालिसिस और आंसर की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें नई ऊर्जा देते हैं। उत्तर प्रदेश के लेखपाल एग्जाम के लिए जो मेंस एग्जाम है उसके लिए बहुत जल्द हमारे चैनल पर नया बैच लॉन्च किया जा रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग इस चैनल पर बन रहिए। शानदार तरीके से आपको तैयारी कराएंगे। उत्तर प्रदेश के PET एग्जाम में हमने अपना झंडा गाड़ा है, और 60 से 70% क्वेश्चन जो हमने 18 क्लासों का आपको पैकेज प्रदान किया था वहीं से आए हैं, और इस बार लेखपाल में भी आपको झंडा गाड़ना है, तो आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।